नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ के पुनर्निर्माण पर लिखा आलेख। कहा, विभाजनों से भरी दुनिया में एकता पहले से अधिक प्रासंगिक। 11 मई को पीएम जाएंगे सोमनाथ। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे कोलकाता। थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के नाम से हटेगा पर्दा। विधायक दल के नेता का होगा चयन। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु में टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों की एक बार फिर बैठक। आज वाम दल और विसी के समर्थन देने पर लेंगे फैसला। एआईएडीएमके का टीवीके पर बहुमत न जुटा पाने पर हमला। केरलम में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी घमासान शुरू। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। रविवार तक सीएम का नाम होगा तय। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संघ को बड़ी चेतावनी। व्यापार समझौते को 4 जुलाई तक नहीं दी मंजूरी। यूरोप से आने वाले सामान पर लगेगा भारी टैरिफ। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। इस अवसर पर अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस ऐतिहासिक संकल्प को याद किया जब उन्होंने 1947 में सोमनाथ के पुनर्निर्माण का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने लिखा कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उन्होंने विकास भी विरासत भी के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सोमनाथ से काशी और केदारनाथ से अयोध्या तक आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि बलिदानियों की स्मृति में अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी देशवासियों से इस पावन अवसर पर सोमनाथ धाम की यात्रा का आह्वान किया है। आइए ग्राफिक के जरिए भी समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलेख में क्या क्या खास तौर पर बातों का जिक्र किया है। क्या कुछ लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ जाएंगे। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ब्लॉग लिखकर साझा किए हैं अपने विचार और इन विचारों में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ केवल मंदिर नहीं बल्कि सभ्यता का अटूट संकल्प है। 11 मई 1951 को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने आलेख में लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका लोकार्पण किया था और प्रधानमंत्री ने याद किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी। उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक संकल्प के मुंशी ने आगे बढ़ाया था पटेल का विजन। विकास भी विरासत भी, इस मंत्र पर सरकार का जोर है। प्रधानमंत्री ने अपने इस आर्टिकल में इस बात पर भी जोर दिया कि विकास और विरासत को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं और इसकी सीख कहीं ना कहीं हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों से मिली है। सोमनाथ से काशी, केदारनाथ से अयोध्या तक तीर्थ विकास का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है और साथ ही साथ बलिदानियों को याद किया। बलिदानियों की स्मृति में 1000 दिनों तक विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो सोमनाथ जो कि सभ्यता का अटूट संकल्प है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इस आलेख में किया। सोमनाथ धाम का समकालीन आध्यात्मिक पुनर्जागरण, ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि विकास भी विरासत भी का जीवंत उदाहरण ये है। आधुनिक सुविधाओं से तीर्थ अनुभव सशक्त होते हैं और आधुनिक सुविधाओं के साथ आज सोमनाथ हमारे साथ है। और बेहतर कनेक्टिविटी का जिक्र भी किया क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से तीर्थ यात्रा में और भी सुगमता आई है और स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को नया बूस्ट मिला है, नया बल मिला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना लगातार प्रबल हुई है। ये भावना और भी प्रबल होती जा रही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलेख में।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रबल भावना बताई और साथ ही साथ डिजिटल युग में धार्मिक पर्यटन का किस तरह से विस्तार हुआ है, इसका जिक्र भी इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री ने किया है। वहीं तीर्थ क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का उन्नयन हुआ है। सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ आधुनिक विकास भी नजर आ रहा है। संस्कृति के साथ हम आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आर्टिकल में लिखा है, भागीदारी और उत्साह साफ तौर पर नजर आता है श्रद्धालुओं का। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ी है, व्यवस्थाएं और भी सुदृढ़ हुई हैं और वैश्विक मंच की जब हम बात करते हैं तो वैश्विक मंच पर भारतीय विरासत का सम्मान भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि किस तरह से वैश्विक पटल पर भी भारत की संस्कृति की पहचान उजागर हो रही है और भारत चमकता सितारा है। आध्यात्मिक पर्यटन से क्षेत्रीय विकास को गति मिली है। परंपरा और प्रगति का संतुलित समन्वय भी साफ तौर पर नजर आता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और भी प्रबल हो रही है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनता तीर्थ क्षेत्र जन सहभागिता का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से किया है। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार सफलता के बाद ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह आज दोपहर विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। बैठक में विधायक दल की भूमिका, सरकार के कामकाज और मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद भी कई बैठकें होंगी जिनमें पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अमित शाह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पावर प्लान तैयार हो चुका है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं इस पावर प्लान के बारे में, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और इसके साथ साथ बंगाल में बीजेपी का मिशन मोड भी शुरू हो चुका है। विधायक दल की बैठक में तय होगा नया चेहरा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का। शाह के दौरे से बंगाल की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर है कि विधायक दल की जब बैठक होगी तो कौन नेता चुना जाएगा। सरकार गठन से पहले बीजेपी का बड़ा मंथन होगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी सरकार का गठन किसी भी राज्य किसी भी प्रदेश में होता है तो क्योंकि ये कार्डर बेस्ड पार्टी है तो पहले मंथन किया जाता है और फिर उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में विधायक दल की बैठक होनी है और संगठन से मंत्रिमंडल तक हर मुद्दे पर चर्चा होगी। किस तरह का संगठन को मजबूती दी जाएगी, किस तरह से मंत्रिमंडल होगा, कौन कौन चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तमाम ऐसे बिंदु होंगे जिस पर चर्चा होगी। बंगाल फॉर्मूले पर बीजेपी की निर्णायक कवायद है और यही कवायद आगे बढ़ती हुई आज इस बैठक के माध्यम से नजर आएगी। आरएसएस संघ रणनीति पर हाई लेवल बैठक भी होगी। अब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में किस तरह की रणनीति होगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। मंथन शुरू होगा। शपथ समारोह में भी शामिल होंगे अमित शाह और सत्ता और संगठन पर बीजेपी का फोकस और भी तेज होता हुआ नजर आएगा। सत्ता और संगठन के साथ तालमेल करते हुए पश्चिम बंगाल के विकास की बात की जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया। यह आदेश कल 7 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। कोलकाता गैजेट द्वारा प्रकाशित असाधारण अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है। यह अधिसूचना संसदीय कार्य विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई है। विधानसभा भंग होने का यह औपचारिक आदेश नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब राज्यपाल के इस आदेश के बाद पुरानी विधानसभा के भंग होने के साथ ही नई निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
खड़गपुर से भाजपा के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने पर कहा कि समय पूरा हो गया था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी की हत्या में इस्तेमाल दूसरी मोटरसाइकिल बरासात के 11 नंबर रेलगेट इलाके से बरामद कर ली गई है। जांच में सामने आया कि ये बाइक दमदम से चोरी की गई थी। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। केरल में चुनावी नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राज्य की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर कांग्रेस आला कमान पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर के.सी. वेणुगोपाल और वी.डी. सतीशन के समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर अब राज्य की सड़कों पर खुलकर सामने आ रहा है। तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम जैसे शहरों में दोनों नेताओं के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर और फ्लेक्स बोर्ड लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ मुख्य रूप से वी.डी. सतीशन और के.सी. वेणुगोपाल के बीच मानी जा रही है। सतीशन समर्थकों का दावा है कि उन्हें कम से कम 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि चन्नीथला खेमे का कहना है कि वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। वहीं वेणुगोपाल समर्थकों का दावा है कि अधिकांश विधायक उनके पक्ष में हैं और इसी सब के बीच वी.डी. सतीशन के समर्थकों ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बताकर बैनर, कटआउट और पोस्टर तक लगा डाले। कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोट्टायम और इडुक्की जिलों में सतीशन के समर्थकों ने उनके समर्थन में रैलियां निकाली और प्रदर्शन भी किए। आपको बताते चलें कि अंतिम फैसला पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जरूरत पड़ने पर सोनिया गांधी के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। उल्लेखनीय यहाँ पर यह भी है कि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कांग्रेस आला कमान द्वारा नियुक्त एआईसीसी पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन ने कल तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायकों के साथ साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के सहयोगी दलों के नेताओं से भी विस्तृत चर्चा की। अब माना जा रहा है कि सहयोगी दलों की राय मुख्यमंत्री चयन में अहम भूमिका निभा सकती है। इंदिरा भवन स्थित केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस के सभी 63 विधायकों से अलग अलग मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि प्रत्येक विधायक से गोपनीय रूप से पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पसंद कौन है। इसके साथ साथ यूडीएफ के प्रमुख सहयोगी दलों से भी नेतृत्व के मुद्दे पर उनकी राय और चिंताओं को जाना गया। विशेष रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री चयन से पहले सहयोगी दलों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व यूडीएफ के भीतर सहमति बनाकर ही अंतिम फैसला लेना चाहता है। रुक करते हैं तमिलनाडु का, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति बेहद ही रोमांचक और अनिश्चित दौर में पहुंच गई है। तमिलनाडु में टीवीके के नवनिर्वाचित विधायक चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी प्रमुख विजय सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। विजय ने लगातार 2 दिनों तक राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया और बहुमत साबित करने का मौका देने की मांग भी की। हालांकि राज्यपाल ने उनसे पहले विधानसभा में बहुमत का समर्थन दिखाने को कहा है और इससे राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता और भी बढ़ गई है। टीवीके ने चेन्नई में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक कर सरकार गठन पर चर्चा की। पार्टी महासचिव एन आनंद ने विधायकों से धैर्य रखने को भी कहा और इस सब के बीच देर रात द्रमुक यानी कि डीएमके और अन्ना द्रमुक यानी कि एआईडीएमके के बीच संभावित समझौते की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया। अटकलें लगाई गई कि एआईएडीएमके एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, तो वहीं डीएमके बाहर से समर्थन दे सकती है। हालांकि डीएमके ने तुरंत इन खबरों का खंडन भी किया, लेकिन एआईएडीएमके की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई
और प्रतिक्रिया का ना आना भी चर्चा में रहा। राजनीतिक हलचल के बीच डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने पार्टी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में ही रहने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने विधायकों से कहा है कि पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार पार्टी हित में बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं और इसीलिए रोचक हो गई है तमिलनाडु की राजनीति। स्टालिन का ये कदम साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि डीएमके हर संभावित राजनीतिक परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहती है। वहीं विजय के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत जुटाने की ही है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में तमिलनाडु में आने वाले दिन बेहद ही अहम माने जा रहे हैं और रोचक भी हैं। सभी की निगाहें यहाँ भी टिकी हुई हैं क्योंकि यही तय करेंगे कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी और वो कितने दिनों तक, यानी किस तरह से स्थिर रहेगी। राज्य में उभरते नए समीकरणों के बीच वीसीके के प्रमुख थोल थिरुमावलन ने बड़ा बयान दिया है। टीवीके को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। We will decide later. We are going to convene our high-level committee meeting. We are waiting for their decision. Why? Because we are also working with left parties for the past 10 years. So in this crisis, we plan to take a decision along with the left parties. So we are waiting for their decision. वहीं विपक्षी दल एआईएडीएमके ने टीवीके के सरकार बनाने के दावों पर कड़ा प्रहार किया है। एआईएडीएमके के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यन ने टीवीके के बहुमत के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि उनके पास केवल 108 सीटें हैं और 5 अन्य का समर्थन है, तो फिर राज्यपाल द्वारा शेष सीटों का प्रमाण मांगना पूरी तरह से संवैधानिक है। इसके साथ ही कोवई ने टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज कसा और कहा कि बहुमत के लिए आवश्यक 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में कांग्रेस की 5 सीटें भी नाकाफी साबित होंगी। TVK, which gave a confession statement that we are the single largest party with 108 and we have got the support of another 5 more. So it's quite natural for the governor to ask where are the other 5. TVK, which gave a confession stating that we have only 113 as majority or support. So the governor is duty bound to ask where is the remaining 5. Get your remaining 5 and come back. Congress adding 5 is not going to save. What Congress has done is he has put a hole on a ship, sailing ship, and it is he is letting the ship to sink faster. तो तमिलनाडु में जोड़ तोड़ की कवायद तेज है। ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है और इसी कड़ी में आईयूएमएल के प्रमुख केएम कादर मोहिद्दीन ने कहा है कि टीवीके ने उनसे गठबंधन के लिए संपर्क किया है, लेकिन आईयूएमएल ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। TVK people came to us. No, everybody has come to us, and we have not decided this matter. The decision should be made by Stalin. Stalin, what he decides is accepted to us. Whatever he decides is accepted. तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए चल रही रस्साकशी के बीच एआईएडीएमके सांसद एम थंबिदुरई ने कहा कि जनता की भावना है कि एआईएडीएमके को सत्ता में वापस आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान की दया से उचित समय में ऐसा हो सकता है। Now so many discussions are going on. That is, I cannot say anything now. Only I can say there is the public sentiment is there that ADMK has to come to the power. That is the voters at the time whenever my party leader Edappadi visited, lot of emotion and everything public showed. That we are expecting that may happen due course of time with God's grace. बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।
सेब, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। मणिपुर के सेनापति जिले में असम राइफल्स ने एक सुनियोजित अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। 16 असम राइफल्स को असम राइफल्स फॉर्मेशन इंटेलिजेंस यूनिट और 3 काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो से विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सेनापति के मारनमी पहाड़ी क्षेत्र में ये अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बरामद हथियारों में AK-47 राइफल, MP5 राइफल, .303 राइफल, .22 राइफल, स्थानीय रूप से निर्मित बोल्ट एक्शन राइफलें, .32 और .22 पिस्तौलें और एक स्थानीय शॉटगन शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में विभिन्न बोर के जिंदा कारतूस और खाली खोल भी बरामद किए गए। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये कार्रवाई क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने सूरीनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माइकल अश्विन अधीन से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत सूरीनाम सहयोग और संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने सूरीनाम को विकास यात्रा में सहयोग का आश्वासन दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सूरीनाम की विकास क्षमता को पहचानता है और उसकी प्रगति यात्रा में एक भरोसेमंद सहयात्री एवं भागीदार बना रहेगा। भारत और सूरीनाम व्यापार, पर्यटन, डिजिटल क्षमताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में भारत की मदद से बनी एक एग्रो पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने सूरीनाम और ग्लोबल साउथ के लिए एक भरोसेमंद विकास भागीदार के तौर पर भारत की प्रतिबद्धता को भी फिर से दोहराया। I think for India and Suriname, we would like to see it more inclusive. We would like to see sustainable growth. We would like to enjoy more respect in international politics. And in many cases, I would say, countries would say, we would like to have more influence. This is the progress which nations seek. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है। इस दौरान विदेश सचिव ने यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रेम अल हाशिमी से मुलाकात भी की है। दोनों पक्षों ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। बैठक में क्षेत्रीय हालात और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ और इसके साथ ही बैठक में क्षेत्रीय स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध विराम के बाद भी दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव देखने को मिल रहा है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश कर रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया और ईरानी क्षेत्र में हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला किया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने किसी भी नुकसान से इनकार कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वॉशिंगटन ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा था, जिसमें युद्ध रोकने का प्रस्ताव तो था ही, लेकिन साथ ही साथ परमाणु कार्यक्रम जैसे बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हुए ही नजर आ रहे हैं। इस वर्ष 8 जून को आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके की स्मृति में राजधानी दिल्ली में एक मैराथन का आयोजन किया गया।
3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत दिल्ली के आकाशवाणी भवन से हुई। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न हुई। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजनों ने हिस्सा लिया। मैराथन के खास मौके पर सीईओ प्रसार भारती, सदस्य प्रसार भारती, आकाशवाणी के महानिदेशक ने भी हिस्सा लिया और फिट इंडिया अभियान का संदेश दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर अखिल भारतीय रेडियो यानी AIR किया गया था, जो आज भी अपनी सुरीली और विश्वसनीय आवाज के साथ करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2026 में विशेष रूप से आकाशवाणी वॉकथॉन 2026 और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन के इस खास मौके पर देश के 232 स्टेशनों पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसार भारती और आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजनों ने खूब दौड़ लगाई। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कर्मचारियों को फिट रहने का संदेश भी दिया। 90 साल से आकाशवाणी भारत की धड़कन, भारत की आवाज रही है और इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई है, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे। आकाशवाणी आज भी देश के सबसे विश्वसनीय प्रसारण माध्यमों में से एक है, जो देश के 91.80% क्षेत्रफल और 99.14% आबादी को कवर करती है। आकाशवाणी के जरिए 24 भाषाओं और 146 बोलियों में समाचार, संगीत और जन सेवा कार्यक्रम प्रसारित करता है। इस दौड़ के माध्यम से आकाशवाणी अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के साथ साथ फिटनेस, एकता और जन संपर्क के संदेश को भी बढ़ावा दिया। माननीय प्रधानमंत्री का स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत का एक अभियान है और ये खेलो इंडिया के अंतर्गत आता है। पिछले 1 दशक में हम लोगों ने देखा है कि इस खेल के प्रति जागरूकता और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह जो कार्यक्रम करना है, इसमें काफ़ी जागरूकता आई है। ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। देश भर में जो हमारे 232 केंद्र हैं, मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बदलते दौर में भी ट्रांजिस्टर से लेकर आज के डिजिटल ऐप्स तक आकाशवाणी ने खुद को समय के साथ बदला है और निरंतर आम जन की आवाज बनी हुई है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।